नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपको कक्षा यूपी टेट मैथ 2023-24 का आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से। आप लोग इस पर पाएंगे यूट्यूब चैनल अतुल सर कोचिंग क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अतुल सर कोचिंग क्लासेस हेमती। पूरा डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी, जिसमें आप सब यूपी टेट में पढ़ेंगे। यूपी टेट का मैथ पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? पूरा बेसिक से। तो इसमें जो है संख्या पद्धति वाला क्या पढ़ेंगे आप? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति वाले में पढ़ेंगे आभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं आभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती, उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखो दिया गया है 2 और 3 5, 2 3 5 दिए गए हैं। यानी जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब एक रहे वह स्वयं संख्या जो संख्या हो वह एक और वह संख्या स्वयं, इनके अतिरिक्त कोई भी अगर आ जाएगा उनसे वह ना कटे, विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ही आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ जगह थोड़ी सी है, मैं यहाँ बता दे रहा हूं। यहाँ देखिए, जैसे देखिए, और एक चीज आप समझ जाइएगा, जिनके जो है गुणनखंड सिर्फ 2 पाए जाते हैं। इसकी परिभाषा मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 पाए जाएं, वह स्वयं संख्या और एक। जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 पाए जाए वह संख्या हो और एक हो। ठीक है। जैसे मैं बाबू देखो ध्यान से, जैसे अभी आपके पास आ जाए क्या? 2 आ जाए। अब 2 की बात करेगा, 2 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इनके अतिरिक्त कोई गुणनखंड होवे नहीं करेगा। तो जब इनके 2 गुणनखंड हो रहे, देखो 1 और 2, यानी इनके गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 पाए जाए वह आभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। क्या होती हैं? आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। आभाज्य गुणनखंड नहीं, आभाज्य संख्या होती है। जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है वह आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आपके 2 आ गया, देखो 1 और 2, इनके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं मिलेगी। 3 का उसी प्रकार, 3 का करोगे तो 1 और 3 मिलेगा, इनके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए, आप 5 ले लीजिए। 5 का अगर आप लेते हैं तो 1 और 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है, इसलिए इनको आभाज्य गुणनखंड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आभाज्य संख्याएं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आभाज्य संख्याएं। ठीक है। फिर समझिए, जिनके 2 गुणनखंड पाए जाए वह संख्या स्वयं हो और एक हो। ठीक है। वह क्या होती हैं? आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे आपके पास देखो मैं लिखा हूं 2 3 5, ये सब क्या है? आभाज्य संख्याएं। ठीक है। ये इसमें किताबी बेस लिखा गया है, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, ये लोग एक से विभाजित होंगे और स्वयं से विभाजित होंगे, उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है भाज्य होगा। 9 का गुणनखंड देखो 2 से अधिक हो जाएंगे। 9 का गुणनखंड अगर हम लोग देखेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड इसके हो जाएंगे, इसलिए जो है वह भाज्य संख्या होगी। विषम संख्या 9 भले होगी, 9 विषम संख्या, लेकिन जो है अभाज्य नहीं है। ठीक है। वह अभाज्य नहीं है,
9 जो है अभाज्य नहीं है, भले विषम संख्या है। 9 जो है भाज्य, 9 क्या है भाज्य। तो हम लोग भाज्य के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज और हम अपने अतिरिक्त रूप में बता दें। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। अगर कोई पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2। ठीक है, क्लियर हो गए। सबसे छोटी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए सबसे छोटी। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं सबसे छोटी। सबसे, ये जगह ना होने की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं, ये इनका नहीं मत समझिएगा। यहां बता देता हूं, यहां बता दे रहा हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं देखिए, हमको थोड़ा जगह छोड़कर लिखना चाहिए था, मैं लिखे। चलिए यहां बता देता हूं। बाबू ने सबसे छोटी, यहां अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होगी 2, ठीक। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा तो वह 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या जो होगा भाइयों ने 2 ही होगी। ठीक भाई, वह सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2 होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्या है, एक जो है सम है, विषम अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है। एक जो है ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य संख्या है। एक विषम संख्या, एक क्या है विषम संख्या। ध्यान देना, अगर कोई पूछे एक कौन सी संख्या है, तो आप बताना एक विषम संख्या। एक ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछे कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे 2। अगर और कोई पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, आप बताएंगे 2। सम की जब बात करेगा तो आप बताएंगे कौन, 2। ठीक है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, आप बताएं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 कौन होगी, 3 होगी। कौन होगी, 3 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3। फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। फिर से, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अब क्लियर हो गए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। और एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, एक विषम संख्या। बचना, एक क्या है विषम संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, ना तो भाज्य संख्या। समझ बात, क्लियर हो गया। आइए, सहअभाज्य संख्या, संख्याओं को वह युग्म में जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो,
उन्हें सहाभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 5, क्या बोला, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ को सर्वनिष्ठ कहा जाता है, इनके जो है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 का गुणनखंड जब करेंगे, यहाँ देखो, जब 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 में 1 आएगा, ठीक है, और 2 आएगा, फिर 5 के करेंगे 1 आएगा और 5 आएगा। यानी कह रहा इनके अतिरिक्त, इन युग्मों में एक के अतिरिक्त और कोई जो है, और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं, जिसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आगे आप देखेंगे अभाज्य संख्याओं में परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती है। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और P, Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों, P और Q कैसी संख्या हो सॉरी, दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्याएं, किंतु Q बराबर 0, Q जो है उसके नीचे 0 नहीं रहे, बात समझ रहा है, यानी Q 0 ना रहे तभी वह परमेय होगी। अगर 0 नहीं है, बात समझो, अगर Q जो है अगर 0 रहेगी तब समझ लेना कि अपरमेय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी 0 देखो बराबर कटा है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, अंक नीचे लगाओ, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है, 7 है, 22/7 है, 7/9। अब देखो इनके बटे में लिखा लगा सकते हैं, इनके बटे में लगा, अगर इनको 0 कह दोगे तो यह अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। बात समझ रहा है ना, ये अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो 5, 7, 22/7 और 7/9 ये क्या है, परमेय संख्या है। अब अगर यही संख्या इसमें कह रहा है पूर्णांक के रूप में हो, अगर इन्हीं की वजह से अभी यहाँ 27 कर देते, 9 3 27 कट जाता, तो ये परमेय संख्या के अंतर्गत कटे ना। ऐसे संख्या रखो ताकि दोनों पूर्णांक हों, पूर्णांक संख्याएं हों, किंतु Q बराबर ≠ 0 हो, जैसे आपके सामने लिखा गया 5 और 7 या 22/7 या 7/9, ये बटे के रूप में होना चाहिए। अगर बटे के रूप में ना हो तो उसके नीचे जो है 0 नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे परमेय संख्याएं हो गई। अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सके, ना लिखा जा सके, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका पाई आ गया, पाई का मान 22/7 होता है, वह अपरमेय होता है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो अपरमेय होता है। लेकिन अगर पाई की बात करेगा तो अपरमेय होगा। ठीक है, और दूसरे पास जाइए, कर्डिंग 2, सिर्फ कर्डिंग 2, अगर कर्डिंग 2 है तो अपरमेय संख्या है, अगर सिर्फ 2 है तो वह परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कर्डिंग होने की वजह से यह 2 भी क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए यह अपरमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार कर्डिंग में 3 होने के कारण, 3 जो है कर्डिंग होने के कारण कर्डिंग 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए कर्डिंग 3 भी अपरमेय संख्या। यहाँ पर वो माइनस लगा दिया गया, बता रहा कि -2 को अगर रखा जाए तब भी जो है अपरमेय है, -2 कर्डिंग रखा जाए, -3 कर्डिंग रखा जाए, -5 कर्डिंग रखा जाए, तभी क्या है, अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। जिसका वर्गमूल कर्डिंग में रहे, कर्डिंग में अगर है उसका वर्गमूल निकल जा रहा है, जो कर्डिंग में संख्याएं हैं उसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो वह परमेय संख्या होगी। जैसे जरा देख लो,
जैसे आपको कर्ण में बंद करके 4 रख दिया तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो परमे होगी, यानी जो संख्याएं कड़ी में रहे उनका वर्गमूल ना निकले वो अपरमे होती हैं, जिनका वर्गमूल निकल जाए, कड़ी में रहे जिनका वर्गमूल निकल जाए वह क्या होती हैं, देखो ध्यान से, जिनका वर्गमूल ना निकले अपरमेय संख्या, जिनका वर्गमूल निकल जाए क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 9 क्या है, 9 परमेय संख्या है। ठीक है, 9 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कंफ्यूजन है फिर से मैं बता दे रहा हूं, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, कड़ी में अगर लगा हो वह संख्या जो कड़ी में हो उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो वह परमेय संख्या होगी, और जिस कड़ी में रहते हुए जिसका वर्गमूल ना निकले वह अपरमेय संख्या होगी। क्लियर? अच्छा, आइए वास्तविक संख्या समझा जाए। परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को यानी समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। उसमें कह रहा है वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनमें परमेय भी मिला हो अपरमेय भी हो, दोनों एक ही समूह में हो, उनके क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ आया बाबू? कहने का मतलब इनका ये है जिनमें अपरमेय भी हो और परमेय भी, दोनों सम्मिलित हो उसमें, उसको कहोगे क्या, वास्तविक संख्या। समझ आ रहा है? आइए अब आपको मिलेगा क्रमगत पूर्णांक। ठीक है, क्रमगत पूर्णांक मिलेगा, क्रम से आने वाली पूर्णांक, क्रम से जैसे ना कहता क्रम से आने वाली पूर्णांक क्रमगत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13 के बाद 14 आई, 14 के बाद 15 आई, है ना आई। ठीक इसी प्रकार क्रम से चलने वाली संख्याएं क्रमगत संख्याएं कहलाती हैं, क्रमगत पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, आगे जैसे यहाँ देखो चर संख्याओं में माना गया है, जैसे चर संख्या में अगर आप मानते हैं तो क्रमगत अगर मानते हैं, जैसे x मान लिए, पहली संख्या आप x मान रहे हैं, दूसरे में x+1 लगाओगे, तीसरे में x+2 लगाओगे, चौथे में x+4 लगाओगे, पांचवें में x+5, ऐसे ही लगाना पड़ेगा। मतलब पहले x ले लेना, उसके बाद दूसरे में x+2 ले लेना, फिर तीसरे में x+3 ले लेना। ऐसे संख्याएं क्या होती, क्रमगत पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, क्रमगत पूर्णांक होती हैं। इसमें सम और विषम की बात नहीं हो रही है, इसमें खाली क्रमगत पूर्णांक की बात हो रही है। ठीक है, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ये भी जान जाए, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, सब कुछ आता है लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ रहता है, यही दिक्कत होती है। ठीक है, आता सबको सब कुछ लेकिन कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समस्या में रहते हैं, ये इसको क्यों ये ऐसा हो गया है ना। तो इसके लिए यहाँ देखो मैं आपको बताया हूँ, कहीं और दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं मैं गलत बताया हूँ तभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब आगे अगले वीडियो में आप लोगों को मैं जो है क्रमगत सम संख्याएं, जैसे इसमें देखो क्रमगत पूर्णांक है, इसमें सम विषम दोनों सम्मिलित है, लेकिन मैं अगले जो वीडियो में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्रमगत विषम संख्याएं और क्रमगत सम संख्या। ठीक है, आगे अच्छा एक चीज और बात, अभाज्य संख्या को ना ऋण संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, इसको ध्यान देना ना। अभाज्य संख्या कौन संख्या कहते हैं, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है वह ऋण संख्या होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा ना, भूल गए इसके क्वेश्चन लगाना चाहिए था। ठीक, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बस खाली ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज नहीं। अभाज्य संख्या जान जाना कि उनके 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं होता है और जो संख्या होती है। ठीक है, सॉरी स्वयं मतलब वह संख्या और
एक और स्वयं संख्या इनके सिर्फ द्वितीय गुणनखंड रहेंगे, ठीक है, गिनती में मतलब गिनो 1 2 है ना, संख्या में 2 गुणनखंड रहते हैं तो जान जाना कि क्या है आभाज्य संख्या। अगर 2 से ज्यादा हैं तो जान जाया कि भाज्य संख्या। क्लियर? और आप लोग ये ध्यान देना, एक विषम संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। और एक चीज ध्यान देना, 2 जो है सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 सबसे छोटी सम भी संख्या है, ठीक है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, इतना ध्यान देना, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये छोटी छोटी चीजें जानते रहे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब बन जाते हैं लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो छोटी चीजों को कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जाम में इस समय आता है लेकिन एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी मार देते हैं, गलत मार देते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास फिर एक बार कह रहा हूँ भेजिएगा, रिक्वेस्ट आप लोगों से कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको अगली वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।